नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक यूपी यानी यूपी के भौतिक विभाजन से उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, ये टॉपिक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि मैंने बताया कि यूपी के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी उनको यूपी के मैप के माध्यम से आप लोग को बताई जाएंगी। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाया जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की वो था आपका यूपी का सामान्य परिचय। या देखेंगे यूपी का सामान्य परिचय के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। इसको याद रखिएगा। तो सामान्य परिचय का वीडियो जाके देखिए, उससे आपको क्या पता चलेगा, ज़िलों के बारे में पता चल जाएगा, कौन सा ज़िला कहाँ पर है, कौन सी ज़िले से किस प्रदेश की सीमा लग रही है, पूरा सीमांकन जो भी है इसका आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और भी काफ़ी डिटेल है इसके अंदर, वो सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। आज हम लोग भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से जो पूरे यूपी को हम लोग तीन भागों में तीन भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। तो पहला प्रश्न, कितने भौतिक प्रदेशों में हम लोग विभाजित करते हैं? तो तीन। याद रखेंगे, तीन भौतिक प्रदेशों में यूपी का विभाजन किया जाता है। जैसा कि आप लोग मैप देख रहे हैं, तो मैप से ही समझेंगे हम लोग सारी चीज़ें, जिससे हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएँ। जब आप यूपी का मैप देखते हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो है आपका, मतलब उत्तर का जो हिस्सा है, वो भावर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? भावर प्रदेश। भावर प्रदेश जब दक्षिण में आते हैं सेकंड नंबर पे, तो आपका तराई प्रदेश आता है। तराई प्रदेश जो मिडल एरिया है, जो कि काफ़ी बड़ा है, उसका क्षेत्रफल सभी विभाजनों से बड़ा है, तो वो है मैदानी क्षेत्र। और सबसे अंतिम यानी दक्षिण में, यूपी के दक्षिण में आपका आता है पठारी क्षेत्र। ठीक है, पठारी मतलब कि इस तरह से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये तो एक मुख्य चीज़ हो गई। लेकिन अगर हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि तीन भौतिक प्रदेश हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? भावर प्रदेश और तराई प्रदेश को एक साथ रखेंगे, तो ये एक हो गया दोस्तों। ठीक, मध्य का मैदानी क्षेत्र मैंने दूसरे नंबर पर रखा, यानी 2 हो गया। और दक्षिण का क्षेत्र पठारी क्षेत्र यानी पठारी क्षेत्र, ये 3 हो गया। तो देखें तो इसको और तराई प्रदेश को मिला के पहला नंबर, मैदानी क्षेत्र को मिला के दूसरा नंबर, पठारी क्षेत्र को मिला के तीसरा नंबर। तो ये 3 भौतिक प्रदेश हो गए। 3 भौतिक प्रदेश तो हो गए। अब इसका हम लोग देखें विस्तार किस तरह से है और कहाँ तक है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले भावर प्रदेश। पहले तो ये समझ लें कि भावर प्रदेश होता क्या है, फिर इसका विस्तार के लिए चर्चा कर लेंगे। भावर प्रदेश यानी वह प्रदेश जहाँ पर नदियाँ आती हैं। आप जानते हैं कि आपका यूपी से सटा हुआ जो देश है वो नेपाल है। अगर प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, आपको जो उत्तर में दिखेगा वो हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा और उत्तराखंड का एरिया ज़्यादा है थोड़ा। तो वो कैसा एरिया है दोस्तों? वो है हिमालयी क्षेत्र, ये माउंटेन एरिया है। हिमालय क्षेत्र, तो वहाँ से नदियाँ भी आ रही हैं। तो नदियाँ अपने साथ चट्टानों को काटती हैं और चट्टानों काट को मैदानी क्षेत्र में लेके आती हैं। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र में जब लेके आएंगे तो स्टार्टिंग यानी जो पद स्थली है, किसके? पर्वतों की जो पद स्थली है, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आके इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर, गोल मटोल चौकोर, थोड़ा मीडियम साइज़ के, इस तरह से इकट्ठा होते रहते हैं। तो जो ऊपर की बेल्ट है, जिसे ना भावर प्रदेश है कहते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा होते हैं। फिर जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं या उत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन पत्थरों का जो आकार होता है वो छोटा होता चला जाता है और धीरे धीरे के महीन कणों के रूप में दिखाई देने लगते हैं, बारीक कणों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो भावर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बड़े बड़े पत्थर, गोल चौकोर तिकोने, कई तरह के पत्थर देखने को मिलते हैं। और जो नदियाँ जब आती हैं ऊपर से, हिमालयी क्षेत्र से, माउंटेन एरिया से, तो वहाँ पर पानी जो होता है, जो भावर प्रदेश, भावर मतलब खो जाना। ठीक है, तो नदियाँ उसी भावर प्रदेश में खो जाती हैं। खोने का मतलब समाप्त नहीं रहती हैं, खोने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके अंदर से बहने लगती है भावर प्रदेश के, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर तो ऊपर दिखेंगे, लेकिन नदियों का जो जल है, जो जल आ रहा है वो उसके अंदर
खो जाता है, उसकी छोटी मोटी धाराएं देखने को ऐसा लगता है कि छोटी मोटी धाराएं हैं। लेकिन जैसे ही वो तराई प्रदेश या मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं वो नदियाँ, वो बड़े आकार में दिखाई देने लगती है, जैसे कि गंगा नदी हो गई, रामगंगा हो गया। इस तरह की नदियाँ जो हैं वो बड़े क्षेत्र में, आप लगे कितनी भारी नदी है, जो कि आपको पीछे भार प्रदेश में दिख ही नहीं रही थी, वो तो खोई हुई थी। लेकिन जैसे ही आप तराई भार प्रदेश में जाते हैं वहाँ देखते हैं खोई हुई है, और जैसे तराई और मैदानी क्षेत्र में आते हैं वो बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो नदियाँ नीचे नीचे बह तो रही होती हैं। लेकिन जब वो मैदानी क्षेत्र में यानी समतल एरिया में, जहाँ पर इस तरह के बोल्डर या बड़ी बड़ी चट्टानें नहीं हैं, वहाँ पर हमको इसका आकार दिखाई देने लगता है। तो भार प्रदेश हो गया। यह भार प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होता है जहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते, यानी खेती वगैरह नहीं कर सकते। वहाँ पर पत्थरों के बीच में क्या खेती करेंगे, नहीं कर सकते, तो वो भावर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अब जब भावर प्रदेश का विस्तार देखें, तो जब भावर प्रदेश का विस्तार देखेंगे तो हम लोग देखते हैं सबसे उत्तरी जिला हमको देखने को मिलता है सहारनपुर। तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक आपको इसका विस्तार, मंदिर सहारनपुर यहाँ है और पडरौना इस जगह पर है, यहाँ तक हमको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। लेकिन एक ये पतली पट्टी के रूप में होगी, लेकिन इस पट्टी का जो विस्तार होगा इसको भी देख लें। इसका विस्तार जो होगा पश्चिम में चौड़ा होगा और पूरब में पतला होता जाएगा। ध्यान रखें, भावर प्रदेश जो होता है पश्चिम से जब पूरब की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, पश्चिम से यानी सहारनपुर से जब कुशीनगर की तरफ हम लोग जा रहे होंगे एक पट्टी पकड़कर, तो वहाँ पर ये शुरुआत में तो चौड़ा होगा और धीरे धीरे ये सकरा होता चला जाएगा। ठीक, अब आए तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश वो प्रदेश होता है जहाँ पर नदियाँ कुछ दिखने लगती हैं, काफ़ी हद तक नदी, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा खेती कर नहीं सकते, बहुत सी फसलों की खेती, क्योंकि नदियों वहाँ पर कोई दलदली एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी होता है और चूँकि बड़े बड़े बोल्डर जो पत्थर थे वो तो पीछे छूट गए हैं, आगे थोड़ा सा आपको तराई या दलदली एरिया देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर खेती इतनी नहीं होती है, लेकिन अगर खेती होती है तो किस चीज़ की होती है, तो धान की और गन्ने की। धान की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, यानी रुके हुए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसीलिए तराई प्रदेश में तराई है, बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, आर्द्र एरिया काफ़ी। ठीक है, तो तराई प्रदेश आ गया सेकेंड नंबर पे। तो यहाँ पर किस चीज़ की खेती की जाएगी, अगर आपसे पूछा जाए तो किस चीज़ की खेती की जा सकती है, तो आपका आंसर होगा धान और गन्ने की खेती की जाती है। इसका विस्तार भी सहारनपुर से कुशीनगर ही है। लेकिन जब इसको हम लोग देखते हैं, इसके विस्तार की जब चर्चा करते हैं, तो विस्तार में हमको देखेंगे, तो जब इसमें हम लोग पश्चिम से पूरब जाएंगे दोस्तों, तो पश्चिम में ये पतला और पूरब में चौड़ा होता जाएगा। यानी चौड़ाई के मामले में भावर प्रदेश का उल्टा है तराई प्रदेश। जब हम लोग भावर प्रदेश में थे तब हम लोग पहले सहारनपुर से जब स्टार्ट किया चौड़ा था, कुशीनगर में तक जाते जाते पतला हो गया। जब हम लोग तराई प्रदेश में हैं तब सहारनपुर तो हमको पतला है, लेकिन कुशीनगर जाते जाते चौड़ा हो जाएगा, जस्ट दोनों उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका तैयार। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पर, यानी मैदानी क्षेत्र। सबसे महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनजीवन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है जनजीवन? इसलिए क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं और नदियों के किनारे ही बस्तियाँ देखने को मिलती है। बस्तियों का विकास नदियों के किनारे ही है। तो नदियाँ, दूसरा क्या रीज़न है कि जो नदियाँ हैं, यानी गंगा नदी कह लें, मुख्य रूप से हम लोग जब यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, दो नदियाँ हमारे दिमाग में आती है और वही दो नदियाँ महत्वपूर्ण भी हैं, बाकी सब सहायक नदियाँ हैं, एक गंगा एक यमुना। तो गंगा यमुना के दोआब जो है, उसके अगल बगल का जो एरिया है, उसके बीच का जो एरिया है, ठीक है ना, वो कैसा उपजाऊ है? क्यों उपजाऊ है? इसलिए उपजाऊ है क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहुत ढेर सारे उपजाऊ मृदा को लेके आनी, बाढ़ के साथ उपजाऊ मृदा को लेके आती हैं। अब जो उपजाऊ मृदा लेके आ रही है तो वहाँ पर खेती की जाएगी, जाहिर सी बात है खेती की जाएगी। खेती हो रही मतलब कि सभी प्रकार के फसलों को, कई प्रकार की फसलों को जिनको अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सारे पोषक तत्व इन क्षेत्रों में मिल जाएंगे, यानी मैदानी क्षेत्र में मिल जाएंगे। और वो मैदानी क्षेत्र हमको दो भागों में देखने को मिलेगा। दो भाग में हम लोग डिवीज़न कर लेंगे। कैसे डिवीज़न करेंगे देखें, तो गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र जो है वो मध्य मैदानी का क्षेत्र है, लेकिन जो इसकी सीमा है वो पश्चिम के यमुना और पूर्व के गंडक तक इसका विस्तार है। और ढाल जो है दोस्तों, जो ढाल है, ढाल तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि नदी जो गंगा नदी है और यमुना नदी जो है
वो आपकी बह रही है किधर से, डायरेक्शन देखें तो हम लोग कहेंगे उत्तर पश्चिम से पूरब दक्षिण पूरब तक, दक्षिण पूरब, ये इसकी डायरेक्शन है, यानी तिरछा डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन है, मतलब कि दक्षिण पूरब की तरफ इसकी डायरेक्शन। ढाल देखना, ढाल जिधर होगा उधर नदी जाएगी, फ्लो करेगी। अब मैदानी जो क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा गया, क्योंकि दोनों ही उपजाऊ हैं, लेकिन एक है बांगर एक है खादर। दोनों ही उपजाऊ हैं, एक है बांगर एक खादर, लेकिन जब तुलना करेंगे एक बांगर और खादर की तो ज़्यादा उपजाऊ है खादर और कम उपजाऊ है बांगर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बांगर का क्षेत्र है, बांगर का क्षेत्र है वो ऐसा एरिया है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, यानी नदियों से दूर का क्षेत्र, नदियों के तट का अगल बगल का क्षेत्र नहीं, नदियों से काफ़ी दूर का क्षेत्र, वो भी उपजाऊ है, लेकिन वहाँ भी खेती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कम उपजाऊ है तुलना में खादर, क्योंकि वो नदियों से दूर का क्षेत्र है। और जो नदियों के पास का क्षेत्र है वहाँ बाढ़ का पानी आसानी से पहुँच जाता है, इसलिए वो कैसा है, खादर है। क्यों? क्योंकि बाढ़ का पानी अपने साथ हिमालय से चट्टानों को काटता है, चट्टानों को काट काट के बारीक कणों के रूप में अनेक पोषक तत्वों के साथ वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिससे वहाँ पर खादर मृदा, यानी खाद वाली मृदा हम लोग कहते हैं, जिससे हम लोग खाद डालते हैं खेतों में, तो खाद क्यों डाली जाती है? जिससे कि मृदा उपजाऊ हो, हमारी फसल अच्छी हो। तो वो चीज़ हमको ना डालनी पड़े, तो वो नदियाँ ही कर रही हैं काम, मतलब कि नेचुरल है, प्राकृतिक है, खाद है ये। ठीक है ना? तो अब देखें, ये तो बांगर हो गया, खादर आप समझ गए। तो बांगर एरिया ऐसा जो उपजाऊ है लेकिन कम उपजाऊ है खादर से, याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर पाता है और खादर में बाढ़ का पानी प्रवेश करता है। दूसरी चीज़ ये देखें कि चंबल की घाटी जो हम लोग देखते हैं ये भी खादर क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, लेकिन चूँकि वहाँ पर नदियाँ हैं जो कि यमुना और गंगा की सहायक नदियाँ हैं, वो क्या करती है, वो मृदा कैसी है वहाँ की, जो निचली मृदा है, मतलब मैदानी क्षेत्र से नीचे जाएंगे, जो पठारी क्षेत्र है, मृदा बहुत ढीली है, ढीली है, मतलब कि बहुत ही कसी हुई मृदा नहीं है। इसीलिए जो पानी होता है, जो नदियों का पानी होता है, उसको काट देता है और काट के वहाँ बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं चंबल की घाटी। ठीक है ना, चंबल की घाटी। ठीक है, वो पहले कभी डाकुओं के छुपने का स्थान हुआ करता था। तो चंबल की घाटी, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझा होगा आप लोगों ने। अब आता है हम लोग पठारी क्षेत्र। हाँ, एक सवाल और आप लोगों से, कहा जाता है कि नदियाँ जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, ठीक है, तो गंगा नदी यमुना नदी के पास का क्षेत्र जो है, आप लोग सुनते होंगे कि जहाँ गंगा नदी है या सरयू नदी कर ले या घाघरा नदी की बात कर ले हम लोग, या रामगंगा की नदी की बात करें, उसके किनारे जो बस्तियाँ बसती हैं, वहाँ के जो पशु होते हैं वो अधिक दुधारू होते हैं। दुधारू मतलब अधिक दूध वाले होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं। लेकिन जैसे जैसे नदियों से के पास की जो बस्तियाँ होती हैं, दूध वाली बस्तियाँ होती है, वहाँ के पशु कम दुधारू होते हैं। उसके पीछे रीज़न आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्यों होता है, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं उसके पास का जो क्षेत्र होता है वो अधिक उपजाऊ होता है, और जो वहाँ पर घासें उगती हैं उसमें पौष्टिकता भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती है, जिससे जो वो पशु जब चरते हैं उसको तो उनको पौष्टिकता मिलती है, तो उनमें दूध ज़्यादा बनता है। और जो दूर के होते हैं पशु, उनमें दूध की मात्रा कम बनती है, क्योंकि उनको वो पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए देखते हैं आप लोग, काफ़ी ऐड आते हैं टीवी वगैरह पे पशु आहार को लेकर, तो बताते हैं ये इसकी पौष्टिकता इतनी ज़्यादा है, इसकी पौष्टिकता इतनी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे आप लोग। यदि कह सकते हैं पशु चारण का क्षेत्र सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो वो नदियों के पास का हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब आता है सबसे अंतिम खंड यानी भौतिक क्षेत्र पर, वो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है ये कम उपजाऊ है, क्योंकि नदियों का प्रभाव यहाँ है लेकिन बहुत कम है, छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र में देखिए जो प्रमुख नदी है वो है चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस, जिसमें से चंबल, बेतवा, सिंध, कोन जो केन है ये जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है, और जो सोन और टोंस जो नदी है ये आपकी गंगा की सहायक नदी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ देखिए टोंस में थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा, टोंस में दो टोंस नदियाँ हैं, एक यमुना की सहायक नदी है, एक गंगा की सहायक नदी है। जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो टोंस वाली जो है एक अलग है, जो गंगा की है, जो ऊपर से नीचे जुड़ती है वो यमुना से जुड़ती है, एक टोंस नदी वो भी है, लेकिन वो बहुत काफ़ी छोटी है। ठीक है ना, तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में देखने को मिलता है
दक्षिण का पठारी क्षेत्र इसको दो भागों में बांटा गया, एक बघेलखंड है, एक है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको, आप जैसे पश्चिम में है यूपी को आप पूरा देखें तो निचला जो दक्षिण का पश्चिमी एरिया है वो बुंदेलखंड का एरिया, यहाँ पर बुंदेली लैंग्वेज बोली जाती है। और बघेल का एरिया जो पीछे का यानी सोनभद्र वाला जो आसपास का एरिया है वो बघेली है, वहाँ पर बघेली जो आपका लैंग्वेज है वो बोली जाती है। तो ये पठारी क्षेत्र का एरिया हमने लिखा है पठारी क्षेत्र। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसका विस्तार यहाँ पर है। इसका मतलब कि जो आपका यूपी का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का यानी गोंडवाना लैंड जो है उसका विस्तार यूपी में भी है, ठीक है ना। हालांकि वो पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है लेकिन उसके ऊपर मृदा का एक काफ़ी गहरा एक परत आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि काफ़ी उपजाऊ है। तो भौतिक प्रदेश सबसे अच्छा जो भौतिक प्रदेश है किसी स्टेट का अगर पूरे भारत के अंदर देखेंगे तो सबसे अच्छे भौतिक प्रदेशों का डिवीज़न भी और सबसे अच्छा जो भौतिक प्रदेश आपको देखने को मिलेगा वो यूपी के अंदर ही देखने को मिलेगा। और उतना अच्छा भौतिक प्रदेश किसी प्रदेश में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि नदियाँ जो मुख्य नदी है वो यहीं पे आपको दिखने मिल रही है। और सदाबहार नदी एक तरह से कह सकते हैं, मतलब कि सदा नीरा नदियाँ हैं यहाँ पर, हमेशा नदी बहती रहती है क्योंकि हिमालय से आ रही हैं तो हमेशा ये नदियाँ कैसी रहेंगी। तो इस तरह से हमने भौतिक प्रदेशों का डिवीज़न किया है। तो खादर, बांगर और तराई और भावर प्रदेशों के बारे में हमने बहुत अच्छे से इसको बताया, आपको चीज़ें बता दी, ठीक है। और ये जो बुंदेलखंड बघेलखंड का जो क्षेत्र है ये ध्यान देंगे एमपी में भी इसका विस्तार है, जाहिर सी बात है, नीचे है तो सीमा है तो हमने बनाई है, बाकी तो क्षेत्र तो नेचुरल बट नेचुरल तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।